हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड योर वन एंड ओनली अकाउंटेंसी। तो 11th में कॉमर्स लेके तुमने कोई दिक्कत नहीं ली है, ये बात तुम्हें अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास है सपोर्ट। सपोर्ट किसका है? हमारे चैनल का, जिस पे अकाउंटेंसी हो, बिजनेस हो, इकोनॉमिक्स हो, सब कुछ तुम्हें बहुत ही सुनहरे तरीके से मिल जाएगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर, है ना। तो जो पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है कॉमर्स वालों के लिए, बेफिक्र रहो बिल्कुल, है ना। तो अभी बिना किसी देरी के आज हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी का एक और चैप्टर, जिसमें से एग्जाम में आना लगभग तय है। एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में पूरा चैप्टर समअप हो जाता है, और क्वेश्चन भी लगभग पता है कि क्या आने वाला है, और आता जरूर है एग्जाम में इसके बेसिस पे, है ना। तो ध्यान से सुनना, समझना। कोई दिक्कत परेशानी तो कम्युनिकेट कर देना बाय कमेंटिंग इन कमेंट सेक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो, चैप्टर का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब तुम समझ चुके होगे पिछले चैप्टर्स में, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो जाके दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से आपको सारा अकाउंटिंग का मतलब पता चल जाएगा। अब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि किस बेसिस पर अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग करने के दो बेस होते हैं, ध्यान से समझना। अकाउंटिंग करने के दो बेस कौन से हैं? एक बेस होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और एक होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं इनके बारे में। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है बच्चों? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कैश को इंपॉर्टेंस दी जाती है, यानी सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो कैश में हो। यानी कि भैया तुमने मुझे कैश दिया तब तो वो मेरे लिए ट्रांजैक्शन है, वरना मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मैंने तुम्हें कैश दिया तब तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, वरना मेरे लिए वो ट्रांजैक्शन नहीं। यानी कैश आया या कैश गया तभी उसको ट्रांजैक्शन माना जाएगा, वरना ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता। ये मेनली तुम्हें करते हुए दिखेंगे छोटे छोटे दुकानदार, या जो छोटे लेवल पे बहुत काम कर रहे होते हैं, जिनका स्केल ऑफ बिजनेस बहुत छोटा होता है, बड़े लेवल पे ऐसा नहीं होता। या मोस्टली जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। अब तुम डॉक्टर के पास जाते हो मोस्टली, तो डॉक्टर के पास जाके तुम ये तो नहीं बोलोगे सर थोड़ा उधार कर लीजिए, नहीं होता ना ऐसा। तो टीचर के पास जाओगे तो नहीं बोलोगे सर थोड़ी फीस उधार कर लो। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब क्या है कि जहां पर चीजें सिर्फ कैश में काम करती हैं उसको बोलते हैं, वहां पर यूज होता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आ रहा है? तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज दैट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन विच ट्रांजैक्शंस आर टेकन इनटू कंसिडरेशन ओनली व्हेन दे आर डन इन कैश। यानी कैश या तो रिसीव हुआ हो या तो कैश पे किया हो। दूसरी तरफ होता है अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इससे अलग है, और वो क्या करते हैं कि भैया कैश में करो चाहे उधार में करो, ट्रांजैक्शन तो वो है। यानी अगर तुमने कैश में कोई सामान खरीदा तभी भी वो ट्रांजैक्शन है, तुमने क्रेडिट में यानी उधार में कोई सामान खरीदा तभी वो ट्रांजैक्शन है। सिमिलरली अगर तुमने कैश में कोई सामान बेचा तभी वो ट्रांजैक्शन है, उधार में कोई सामान बेचा तभी वो ट्रांजैक्शन है। तो अक्रूवल बेसिस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इस तरीके से डिफरेंट होता है कि इसमें कैश और क्रेडिट, कैश और उधार दोनों को कंसिडर किया जाता है। डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? और डिफरेंस ही है मेनली। इससे पहले क्या है, थोड़ा इनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया होगा आपको, अगर अपनी बुक के हिसाब से देखोगे तो वहां पर ये इनका इंट्रोडक्शन होगा, इनके एडवांटेज होंगे, इनके डिसएडवांटेज होंगे। लेकिन इन सब की समरी एक क्वेश्चन में बन जाती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, है ना। तो अगर आपने ये क्वेश्चन याद कर लिया जो कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आपको एडवांटेज भी पता चल जाएंगे, डिसएडवांटेज भी पता चल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? और ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के अब इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या है, देखो सबसे पहले बेसिस में सबसे पहले नंबर पे आता है मीनिंग। मीनिंग क्या है? देखो, बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अक्रूवल का मतलब ये होता है कि भाई इसमें कैश को भी रिकॉर्ड किया जाएगा और क्रेडिट को भी रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है? ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शन है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप सही कर लेना इसको, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये ट्रांजैक्शन है ये, ठीक है। ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है इसका नेचर। नेचर क्या है? अक्रूवल बेसिस इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कॉम्प्लेक्स का मतलब थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि कैश और क्रेडिट दोनों को रिकॉर्ड करना है ना। तो यहां पे टर्मिनोलॉजीज बदल जाती है, जो कि जो अकाउंटेंट होता है उसको यहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं, समझ रहे हो। और यहां पर एक स्पेशल स्किल की जरूरत होती है। जिस बंदे को अकाउंटिंग आती होगी ना, वही ये कर पाएगा। उसको डेटर का पता होना चाहिए, उसको क्रेडिटर का पता होना चाहिए, उसे प्रीपेड का पता होना चाहिए, उसे आउटस्टैंडिंग का पता होना चाहिए। ये एक नॉर्मल बंदे को नहीं पता होगी, है ना। तो यहां पर एक ये कॉम्प्लेक्स इन नेचर है क्योंकि इसमें एक रिक्वायर्ड स्किल होती है, जबकि कैश बेसिस इज सिंपल, ये कोई भी कर सकता है।
इसके लिए कोई स्पेशल स्किल चाहिए ही नहीं, तो जहां पर स्पेशल स्किल की जरूरत ही नहीं है वहां पर कॉम्प्लेक्स हो कैसे सकता है, तो ये बहुत ही सिंपल होता है। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इट फॉलोज डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या? क्योंकि ये अकाउंटिंग के दोनों एस्पेक्ट को देखता है, दोनों एस्पेक्ट को, यानी खर्चे वाले को भी, इनकम वाले को भी, डेटर को भी, क्रेडिटर को भी, यानी कि मैंने सामान बेचा तो ये इसको भी देखेगा और मैंने जिसको सामान बेचा उस बंदे को भी देखेगा। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों को देखा जाता है यहाँ पर, है ना, दोनों साइड, क्योंकि बैलेंस करना पड़ता है ना आपको। तो अगर आप कुछ ट्रांजैक्शंस को लोगे ही नहीं तो बैलेंस कैसे कर पाओगे? तो ये डबल एंट्री को फॉलो करता है। किसको? डबल एंट्री को। तो इट फॉलोज डबल एंट्री सिस्टम। सारे के सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यू दोनों को यहां पर कंसीडर किया जाता है। जबकि इसमें इट फॉलोज सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है कि ये तो बस ये देखता है कि भैया मेरा पैसा गया या नहीं गया, मेरा पैसा आया या नहीं आया, बस बात खत्म। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो उधार वाले ट्रांजैक्शन है ना उसको अवॉइड कर दिया जाता है, तो ये आपको सही रिजल्ट नहीं दे सकता। तो ये डबल एंट्री फॉलो नहीं कर रहा। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, एक्यूरेसी। अब खुद बताओ एक्यूरेट कौन सा होगा? ऑब्वियस है, जो कैश को भी कंसीडर कर रहा है, जो क्रेडिट को भी कंसीडर कर रहा है, वो आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट या लॉस बता सकता है ना। लेकिन एक है जो सिर्फ कैश को ही कंसीडर कर रहा है और उधार वाले को छोड़ दे रहा है, तो आपको करेक्ट प्रॉफिट या लॉस कैसे बता सकता है? बता ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो? तो एक्यूरेसी किसकी ज्यादा होगी? हमेशा एक्यूरेसी हमेशा ज्यादा होगी इसकी, किसकी? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। और किसकी कम होगी? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट आता है हमारा टेक्निकल स्किल। अभी मैंने ऊपर आपको बता दिया इसके बारे में। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एक स्पेशल स्किल की जरूरत होती है, अकाउंटिंग स्किल्स की रिक्वायर्ड होती है। कैश बेसिस तो आप किसी से भी करा लो, एक नॉर्मल बच्चे को भी बैठा दोगे ना जिसको प्लस माइनस करना आता हो, बस वो रिकॉर्ड करने बैठा दो, हो जाएगा कि भाई इतने का सामान जब बिकेगा तो इधर लिख दियो, जब पैसा आएगा तो इधर लिख दियो, जाएगा तो इधर लिख दियो, कर देगा वो काम। इसमें क्या स्पेशल स्किल चाहिए? बस नंबर्स पता होने चाहिए। जिसको नंबर्स पता होंगे वो रिकॉर्ड कर देगा। रिकॉर्डिंग कौन सी मुश्किल काम है? लेकिन कौन सा प्रीपेड है, कौन सा आउटस्टैंडिंग है, समझ में आ रही बात? कौन सा डेटर्स है, कौन से क्रेडिटर्स हैं, यहां पर एक अकाउंटिंग स्किल की जरूरत होती है। तो इसमें जो टेक्निकल स्किल है इसमें अक्रूअल में चाहिए होती है, जबकि कैश बेसिस में इसकी जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट आता है हमारा रिकग्नाइज्ड एक्ट। रिकग्नाइज मतलब रिकग्निशन, पहचान, अस्तित्व, किसको मिला हुआ है, किसको नहीं मिला हुआ है। अगर मैं सिंपली बात करूं तो खुद सोचो जरा, आप किसको जगह दोगे? जो आपको एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है आप उसको जगह दोगे, या जो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे रहा है वो उसको दोगे? सिंपल है। तो सिंपली एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जगह मिली हुई है, यानी कि आइडेंटिफाइड है, ठीक है, अप्रूव्ड है, कंपनीज एक्ट में इसको जगह मिली हुई है। जबकि इट डज नॉट रिकॉग्नाइज कंपनीज एक्ट 2013, इसको कंपनीज एक्ट में कोई जगह नहीं मिली हुई है, यानी कि ये लॉफुल नहीं है। समझ में आ रही है बात? इलीगल नहीं कहूंगा लेकिन लॉफुल नहीं है ये। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट हमारा क्या होता है? रिलायबिलिटी। किस पे ज्यादा भरोसा करोगे बच्चों? जरा ये रिलायबिलिटी के बारे में बात करो। किस पे भरोसा करोगे? जो सही रिजल्ट देगा उस पर भरोसा करोगे, या जो सही रिजल्ट नहीं देगा उस पर भरोसा करोगे? सिंपल है, इतने समझदार तुम खुद हो। किस पे करोगे बताओ? ऑब्वियस है, अक्रूवल पे करोगे। क्यों? क्योंकि वो कैश को भी रिकॉर्ड कर रहा है, क्रेडिट को भी रिकॉर्ड कर रहा है, दोनों को रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट देगा, एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। तो यानी कि आप इस पे तो भरोसा करोगे, इस पे रिलायबिलिटी मतलब होता है भरोसा, है ना। इस पे आप भरोसा नहीं करोगे, कम भरोसा करोगे। बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा कि कैश बेसिस अकाउंटिंग इज लेस रिलायबल, ये कम भरोसेमंद होती है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज रिलायबल, ये ज्यादा भरोसेमंद होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है? एक्सेप्टेबिलिटी। कौन सा ज्यादा एक्सेप्टेबल होगा? ठीक है, समझो, जिसको लॉ में, कंपनीज एक्ट में, है ना, जो लीगली अप्रूव्ड है उसको जगह मिलेगी ना, है ना। तो एक्सेप्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा होगी अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग की, जबकि इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि इसको तो कंपनीज एक्ट जिसमें अप्लाई हो रहा है उसी ने जगह नहीं दी, तो फिर क्या ही उम्मीद करते हो इससे। बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारा एक छोटा सा चैप्टर। इसमें से आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों मिल जाएंगे, डेफिनेशंस आपको मिल गई हैं, सब कुछ है। यानी कि एक सिंगल क्वेश्चन ने पूरे चैप्टर को सम अप कर दिया है। ऐसे चैप्टर तो हमें चाहिए होते हैं और आएगा एग्जाम में पक्का, समझ लो, एग्जाम में भी आएगा, इजी भी है, और क्या ही चाहिए तुम्हें। तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर तुम्हें समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा हो तो कमेंट करके लिख देना, सो दैट उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू दे दूं, और वो मिल जाएगी। उसके लिए कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फील फ्री यार,
डाउट्स पूछने फील फ्री होके पूछो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। बट कमेंट करके दो बातें, एक अगर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ, सो दैट उसमें कोई इंप्रोवाइजेशन की जा सके, और अगर वीडियोस अच्छी लग रही है, मतलब की लग रही है, रेलेवेंट लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो भाई कमेंट करके मोटिवेट करते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ। और ये प्रॉपर सीरीज है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, एक चैप्टर पढ़ो, तुम्हारे उसको खत्म करने से पहले अगला चैप्टर आ जाएगा। और बताओ, समझ में आ रही बात? तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अपना ध्यान रखो, अपनी अकाउंटेंसी का ध्यान रखो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज पंकज राय, साइनिंग।